हमारे बीच में पधार चुके हैं श्रीमान ML कुमावत साहब, RPSC के चेयरमैन साहब। तालियों के साथ जोरदार स्वागत उनका कर रहा है। सर का लंबा अनुभव है, IPS भारतीय पुलिस सेवा में अधिकारी रहे सर, उच्च पद तक पहुंचे, इसके बाद RPSC में चेयरमैन रहे और इन्होंने ऐसे टाइम पर एग्जाम करवाया जब कोई सोच नहीं सकता था कि एग्जाम इतनी जल्दी हो जाएगा। मतलब प्रशासन किस तरह काम कर सकता है उसके साक्षात उदाहरण है कि इस तरह प्रशासन को काम करना चाहिए। आप लोगों को ध्यान नहीं होगा, RS 2010 वाली भर्ती थी और यहां राजस्थान में गुर्जर आंदोलन चल रहा था, हम भी उसमें परीक्षार्थी थे। चारों तरफ रास्ते बंद थे, पटरियां उखड़ी पड़ी थी हैं? यह तो ध्यान होगा कि गुर्जर आंदोलन के समय पे आवागमन की सुविधा नहीं थी। तो ज्यादातर क्या 99.99% स्टूडेंट्स और टीचर्स और सब लोग ये सोच रहे हैं कि एग्जाम नहीं होगा, किसी भी स्थिति में नहीं हो सकता। जो निर्धारित कार्यक्रम था परीक्षा का, और उस समय ऐसा भी नहीं कि आज की तरह 2 दिन में पेपर हो जाएं। अब तो क्या सैटरडे संडे 4 पेपर, एक सुबह एक शाम, एक सुबह शाम, 2 दिन में खत्म चारों पेपर। उस समय तो सब्जेक्ट 40-50 सब्जेक्ट हुआ करते थे, ऑप्शनल चलते थे 1-1 महीने तक, जनरल स्टडी के ही 4 पेपर होते थे। तो 2 दिन में तो केवल GS के फर्स्ट सेकंड और हिंदी इंग्लिश ही होते थे, बाकी ऑप्शनल चलते थे। उस स्थिति में अखबार में एक न्यूज आती है, एग्जाम होंगे, समय पे होंगे, और सेंटर की स्थिति यह होती है कि जो जहां है वहां एग्जाम दे ले। वहां तक भी कैसे पहुंचे कि संबंधित थाने पर पहुंच जाए, उसके बाद थाने की जिम्मेदारी है सेंटर तक पहुंचाना। आपका सेंटर कोटा है और आप उदयपुर के किसी गांव में हैं, उदयपुर के गांव के आसपास जो भी थाना है वहां पहुंचो, थाने वाले आपको उदयपुर सेंटर पर एग्जाम दिलवा देंगे। कोई जैसलमेर है, उसको जोधपुर सेंटर पर दिलवा देंगे। संभागीय स्तर होता था पहले एग्जाम, तो वहां मेंस का एग्जाम संभाग पर दिलवा देंगे। इस तरह का एक अलग उदाहरण पहली बार मिला कि ऐसे भी हो सकता है कि सेंटर भरतपुर है और हम जोधपुर में फंसे हुए हैं, वहां तक कैसे पहुंचेंगे, जोधपुर पर दे लो, जो जहां है वहां दे लो एग्जाम। और इतनी जल्दी उस एग्जाम को कराया कि बाद वाले चेयरमैन ये वहां से मिसाल लेना चाहते हैं या दूसरे लोग उनको कहते हैं कि अगर कराना है तो वैसे कराओ जैसे कुमावत सर ने करवाया था एग्जाम। तो इसी तरह के क्या कमिटमेंट को पूरा कर सकते हैं, किस तरह कर सकते हैं, आपके अंदर वो ऊर्जा कैसे भरी जा सकती है, वो समर्पण कैसे भरा जा सकता है, अपने ज्ञान से, अनुभव से आपको साक्षात कराने के उद्देश्य से स्वयं सर हमारे बीच पधारे हैं। निश्चित रूप से साधुवाद के पात्र हैं। हम सब पूरे सम्यक परिवार की तरफ से, पूरे विद्यार्थियों की तरफ से उनको तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। आप पुनः एक बार तो तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ सभी को मेरा नमस्कार। आज सुबह सुबह आप लोगों को देख करके, इतने युवाओं को देख करके मुझे अत्यंत खुशी है। मैं सच कहता हूँ, ये दिन मुझे हमेशा याद रहेगा और आशा है कि आप भी कुछ क्षण जो मैं आपके साथ बिताने जा रहा हूँ, और क्वेश्चन आंसर भी होंगे इसके अंदर जो आप लिख करके रखें। और मुझे लग रहा है कि आपके गार्जियंस भी बैठे हुए हैं, कुछ उनके लिए भी कुछ संदेश है कि आप अपने बच्चों को किस तरह से जो आप चाहते हैं और आपके बच्चे जो चाहते हैं कैसे बने। तो मैं इसको कई भागों में कई दिनों से सोच रहा था, तैयारी करके आया हूँ। हर जगह तैयारी करनी पड़ती है। वैसे मैं बोल सकता था घंटों ही बुला लीजिए, बातें करते हैं, आप भी आपस में करते हैं, पर मैंने उसको स्ट्रक्चर्ड मैनर में किया है। आप देख सकते हो ये नोट्स भी हैं, इसी तरह से नोट्स बनाना सीखिए, है ना। हालांकि मेरी 52 साल की नौकरी हो गई, नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर यदि आपको सफल होना है तो नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। आप यदि नहीं लिखेंगे तो केवल एक दिन बाद यही कहेंगे साहब भाषण तो खराब था या अच्छा था, बहुत अच्छा था, पर बोले क्या था वो ध्यान नहीं। जैसे बाबाओं के भाषण सुन के आते हैं, साहब बहुत बढ़िया बोले, पर बोले क्या, आप 10 दिन बाद पूछोगे तो पता नहीं बोले, वो याद नहीं है। तो आई थिंक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज कि आपको नोट्स लेने चाहिए, क्योंकि जो मेमोरी किसी की भी बेस्ट मेमोरी हो सकती है, पर जो लिखा हुआ है ये उन 50 साल बाद भी ये पेपर वैसा का वैसा रहे। तो ये कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए यदि आप करना ही चाहते हैं। पहली बात, आप RS या IPS या IAS क्यों बने,
पहला मैंने ये रखा क्यों बनना चाहिए। ये एक्चुअली आपको सवाल भी पूछा जाएगा। मैं जो ये बता रहा हूँ आपको, जो तीनों लेवल्स हैं आपके, प्रीलिम्स होता है, फिर मेन एग्जामिनेशन होता है, फिर इंटरव्यू होता है, ये सारी सब जगह काम में आने वाली है। और जो जवाब देते हैं, आज मैं सुबह भी घूमने जाता हूँ, वहाँ पर भी बच्चे बैठे हुए थे जो जवाब देते हैं। ज़्यादातर मैंने इंटरव्यू भी दिया भी है, स्वयं ने इंटरव्यू दिया है कई बार और लिया भी है सैकड़ों बार, हजारों बार। RS जैसे बताया आपको, मैं चेयरमैन था। इसके अलावा IAS के भी इंटरव्यूज में जाता रहा हूँ और अभी आप लोगों से इस तरह से मौका मिलता है। तो क्यों बने, ये भी सवाल पूछा, आप RS क्यों बनना चाहते हैं? और ज़्यादातर लोग गलत आंसर देते। हम सब देश की सेवा करना चाहते हैं। देश की सेवा तो किसान भी करता है, देश की सेवा तो हर इंसान करता है, जो नीचे काम कर रहे हैं वो भी करता है, सफाई करने वाला भी देश की सेवा कर रहा है, सैनिक भी कर रहा है। आप RS में क्यों आना चाहते, IAS में क्यों आना चाहते? तो उसका जवाब ये नहीं है कि देश की सेवा कर, उससे लग जाता है कि ये रटा रटाया सवाल है और उसका जवाब दे रहे हैं, परंतु जो कारण होने चाहिए वो सही है। आपको सबको मालूम है कि आप क्यों आना चाहते। तो पहला कारण ये सही नहीं कि आप मेरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं कि जो आप बताया वो सही नहीं है। पहला कारण ये है कि गवर्नमेंट इज ए मॉडल एम्प्लॉयर। सरकार एक अच्छी एम्प्लॉयर है, अच्छी तनख्वाह देती है। ये सही है या नहीं है? इसमें सिक्योरिटी है। ये बोलिए वहां पर, उनको सबको मालूम है जो आपके सामने बैठे हुए हैं, आपसे डबल उम्र के। तो गवर्नमेंट इज ए मॉडल, आदर्श एम्प्लॉयर। मुझे थोड़ा इंग्लिश की प्रॉब्लम, हिंदी की प्रॉब्लम है, आप समझते सभी हो, आई थिंक वी ऑल अंडरस्टैंड। तो मॉडल एम्प्लॉयर है, सिक्योरिटी है, आपकी मेडिकल प्रॉब्लम्स का सरकार ख्याल रखती है। उसके बाद में आप जो भी पेंशन भी मिलती है, वापस पेंशन शुरू हो गई है यहाँ पर तो राजस्थान के अंदर। तो जिंदगी भर आपको आपका सरकार ध्यान रखती है। ऐसी नौकरी प्राइवेट में नहीं है, आपको सबको मालूम है। और सबको मालूम है प्राइवेट में लगा हुआ एक आदमी है और एक सरकार में लगा हुआ है, किसकी शादी जल्दी होती है ना? सब ढूंढते हैं अभी, हर परिवार ये लड़का ऐसा ढूंढो या लड़की ऐसी ढूंढो जो सरकारी नौकरी लगी हुई। ये सच्चाई है। तो एनी पॉइंट, मुझे आपने कितने 30 मिनट दिए, कितने दिए आप? तो मैं 30-40 मिनट में खत्म करूंगा, 10 मिनट के क्वेश्चन आंसर रखेंगे। दूसरी जो प्रतिष्ठा गवर्नमेंट नौकरी के अंदर है वो आपको प्राइवेट के अंदर नहीं है। वैसे सब ठीक होना चाहिए, हर सर्विस इंपॉर्टेंट है, प्राइवेट का काम कम नहीं है, पर जो अपना समाज है इस समय, मेरे हिसाब से तो टीचर सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए। एंड आई लव दिस जॉब ऑफ टीचिंग। अभी मुझे कहा जाए वापस पुलिस में जाओगे, टीचिंग, तो टीचिंग आई लव। इतने यंग लोगों से बात करने का मौका कहाँ मिलता है? वहाँ तो सब क्रिमिनल से बात करना। सुबह पहले क्रिमिनल्स को देखो। हियर आई एम सीइंग द बेस्ट ब्रेन्स ऑफ इन राजस्थान। एनी हाउ, तो जो प्रतिष्ठा, परंतु ये फैक्ट है कि कलेक्टर साहब आए या पुलिस कमिश्नर आए, जहाँ जाते हैं वहाँ पर उनकी प्रतिष्ठा आपको जानते हो। इसको ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जो प्रतिष्ठा वहाँ है, पहले तो लाल लाइट थी, वो भी था, खत्म हो गई, तो भी मालूम है ये जो प्रतिष्ठा के लिए भी लोग जाते हैं। ये सच्चाई है। एम आई राइट और रॉन्ग? तीसरा, चुनौती भरा कैरियर। आप टीचर में भी है, पढ़ा सकते हो, रोज पढ़ लिया। जैसे मेरे अभी यहाँ लेक्चर दे रहा हूँ, दूसरी जगह भी बुलाएंगे, बुलाते रहते हैं, वहां पर भी थोड़ा सा चेंज करके कर सकता हूँ। पर पुलिस में और प्रशासन में हर रोज नई चुनौतियां आती। अभी देखा उदयपुर में हो गया, किस तरह से इसको संभाला जाए। मुख्यमंत्री के लिए चुनौती है, वहाँ IAS ऑफिसर लगे उनके लिए चुनौती है, पुलिस अधिकारियों के लिए चुनौती है, और हर बार नई तरह की चुनौतियां आती। तो यदि आप चुनौतियां भरा करियर चाहते हैं तो ये प्रशासन के अंदर ही है, दूसरी जगह नहीं है। चौथा, जो अनुभव, तो ये जवाब देना आप वहां पर भी, क्योंकि आप में से आई विश एवरीवन रीचेस दैट लेवल, इंटरव्यू के लेवल पे पहुंचे आप। दूसरा, जो अनुभव, जो एक्सपीरियंस, जो एक्सपोजर यहां मिलता है, आपको दूसरी जगह नहीं मिल सकता। मैं यदि टीचर बन जाता, मैं टीचर भी था, टीचर की इंपॉर्टेंस भी मैं बताऊंगा। टीचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई लव दैट प्रोफेशन। पर टीचिंग में क्या, मैं ब्यावर में लगा था लेक्चर 52 साल पहले। मैं मेरी नौकरी केवल वहीं पूरी हो सकती थी, मेरे कई साथी जहां लगे वहीं नौकरी कर ली। वेयर एज
मैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में था, इंडियन पुलिस सर्विस में, मुझे न केवल हिंदुस्तान का एक एक प्रांत देखने का कई बार मौका मिला, परंतु विदेशों में 50 देश देख चुके। ये मौका आपको नहीं मिल सकता जो ये सरकारी नौकरियां और इस तरह की प्रशासनिक RAS IAS, और जो RAS बनता है जनरली सभी IAS बन जाते हैं, आपको मालूम ही है इसके। तो ये जो देश विदेश और प्रदेश का जो आपको अनुभव प्राप्त होता है, या वो अंतर्राष्ट्रीय अनुभव जो प्राप्त होता है, क्योंकि इंडिया को आप ही तो रिप्रेजेंट करते हैं, एटलीस्ट 15-20 कंट्रीज आई रिप्रेजेंटेड इंडिया। तो एक जो अनुभव जो यहाँ प्राप्त होता है सरकारी नौकरी के अंदर, वो कहीं प्राप्त नहीं हो सकता, और खास करके प्रशासनिक सेवाओं के अंदर। पांचवा, आप जब प्रशासन में कार्य करते हैं तो आपने देखा होगा आप कार्य किसके साथ करते हैं। शुरू में आप SDM रहते हैं, बाद में आप कलेक्टर बनते हैं, और जो IAS में जाएंगे वो आप चीफ सेक्रेटरी बनते हैं। तो आप मंत्रियों के साथ, मुख्यमंत्रियों के साथ में, और मुख्यमंत्री आपकी एडवाइस के आधार पर कार्य करते हैं। आपका अनुभव ज़्यादा होता है। मंत्री आज बना है, पहली बार बनते हैं, कई ज़्यादातर मंत्री पहली बार बनते हैं, उनका अनुभव कम होता है, वो दे हेविली डिपेंड ऑन अस। तो आप जो पॉलिसी मेकर्स है, जो लेजिस्लेटर्स है, जो कानून बनाने वाले हैं, आप उनके राइट हैंड, आप उनके ब्रेन है। तो देश की जो प्राथमिकताएं हैं, देश की जो चुनौतियां हैं, उसके अंदर पॉलिसी मेकिंग के अंदर आप भाग लेते हैं। पॉलिसी मेकिंग, हालांकि पॉलिसी मेकर्स वो हैं, परंतु इनपुट आपके द्वारा आता है, क्योंकि आपका अनुभव ज़्यादा है, 10 साल का, 20 साल का, 30 साल का। कौन सा मंत्री है जो 35 साल मंत्री रहता है? कोई देखा आपने ऐसा मंत्री? जबकि IAS जो भी आ जाता बनता है 30-35 साल। मैंने 41 साल नौकरी की, टोटल मिला के 43 ईयर्स। समझ में आया? कुछ तो आपको ज्ञान ऐसा होता है कि पीपल डिपेंड ऑन यू। तो पॉलिसी मेकिंग के अंदर, लॉ मेकिंग के अंदर भी आपका रोल है। हालांकि लॉ मेकर्स वो हैं, परंतु उसके अंदर इनपुट आपका है। इसमें एक छोटी सी घटना बताने लायक भी है। मेरा काडर आंध्र प्रदेश था। एक दफे मुख्यमंत्री जी को मैंने बोला, मैंने कहा सर ये कानून थोड़ा गलत बना हुआ है, उसके कारण से महिलाओं को भी अरेस्ट करना पड़ रहा है। तो उन्होंने मेरे को सीधा बोला, कानून आप लोग कैसा कानून बनवा देते हो? मैंने, कानून सर हम थोड़ी बना रहे, कानून तो आप बनाते हो। उन्होंने कहा हम तो केवल पास करते हैं असेंबली के अंदर, विच इज ए फैक्ट। मैंने गृह मंत्रालय, भारत सरकार में भी काम किया है। कानून बनता है एक्चुअली ब्यूरोक्रेट्स ही बनाते, उसको पास करते हैं लेजिस्लेटर्स। उनके पास टाइम भी नहीं है, रिसर्च करने का टाइम भी नहीं। तो यू आर आल्सो पॉलिसी मेकर, यू आर आल्सो लॉ मेकर इनडायरेक्टली। तो ये जो 5 जो कारण मैंने बताए हैं, आई थिंक यदि ये आप बताएंगे वो सही भी है। इसलिए आपको प्रशासनिक सेवाओं में आना चाहिए, क्योंकि आपने प्रोफेशनल, आप डॉक्टर्स और इंजीनियर्स वाला कोर्स नहीं लिया मुझे इसलिए आप यहाँ पर हैं ज़्यादातर लोग। एम आई राइट और नॉट? तो उनके लिए तो यही सबसे बढ़िया प्रोफेशन है कि आप प्रशासनिक सेवाओं में आए, पुलिस सेवाओं में आए, या RAS बने, IAS बने, या सेंट्रल सर्विसेज के अंदर जाएं। इसके अलावा आप कुछ और जोड़ सकते हैं। और यदि जब आपसे पूछा जाए कि आप क्यों बनना चाहते हैं, तो आपको वहाँ पूरा कोई लेक्चर देने के लिए नहीं कहेंगे। वंस यू टेल दीज 3-4 पॉइंट्स, तो समझेंगे यही सच्चाई। सच्चाई ये नहीं कि देशभक्ति, वो देशभक्ति तो हो ही जाएगी जब आप करेंगे। तो मुझे बताइए, देशभक्ति तो हर जगह है, वो वाला सही है, ये कारण सही है? ये कारण सही। हम ये सुनना चाहते हैं और आप सुनाते हैं। किसी से पूछो साहब देशभक्ति के लिए आना चाहिए, तो डोंट ट्राई टू बी फूल एनीबॉडी। कोई बेवकूफ बनता नहीं है, ना इंप्रेस होता है आपकी बात। सच्चाई ये है कि यहाँ एक स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, प्रतिष्ठा है। प्रतिष्ठा ऐसी है कि आप IAS बनते हैं, आपके जो अभिभावक हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं, उनको कितनी खुशी होती है, आपको समझ नहीं सकते। इनके भी ये जो बैठे हुए हैं शर्मा जी और रवि जी यहाँ पर, इनसे पूछो इनके माता पिता कितने खुश हुए हैं। एम आई राइट और नॉट? आप खुश हैं उसका तो खैर आपको मालूम ही है। इनके बच्चे होंगे वो भी दे विल टेक प्राइड कि मेरे पिताजी IAS ऑफिसर, RAS ऑफिसर। ये बैठे हुए हैं 2, एक RAS ऑफिसर और एक RPS ऑफिसर। 3 पीढ़ियां तो एकदम खुश हो जाती। तो सच्चाई ये है। फिर बने कैसे? आप सभी लोग बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो ये है कि 4 शब्द ध्यान रखें कि आई कैन, मैं बन सकता हूं, एंड आई विल, मैं बनूंगा। जब तक ये आपके माइंड में बैठ नहीं जाता, आई कैन, मैं बन सकता हूं, यदि वो ऐसे आपको मालूम है कि आपके अंदर वो योग्यता है या नहीं है, वो मैं बताऊंगा किस तरह से पता लगेगा। पहले आपको देखना पड़ेगा कि आप आई कैन कब कहना चाहिए, और आई विल,
मैं बनूंगा, बल्कि अपने नाम के आगे आरएस लिखना शुरू कर दीजिए आप। बताओ मत दोस्तों कि ये कुंजीलाल मीणा जी नाम आ ही गया मुझे, वो अपने आप को पहले आईएएस लिखते थे। जानते होंगे कोई कुंजीलाल जी मीणा को, तो सब मजाक बनाते थे। तो उन्होंने लिखना शुरू किया और लोग सब, ये तो कलेक्टर आ गया, ये कलेक्टर आ गया। स्कूल के अंदर कॉलेज में बहुत मजाक बनी। आज कुंजीलाल मीणा जी आईएएस ऑफिसर, उनको भी कहीं बुला करके सुनिएगा, बहुत शानदार ऑफिसर, वो जबरदस्त बोलते हैं, इम्प्रेस करते। और उसी क्लास में जाकर के जब उन्होंने कहा कि देखो मैं आईएएस बन गया हूँ, सब मान के उनका लोहा मान, परंतु वो आपके माइंड में बैठ जाना चाहिए कि मुझे बनना है। ये कब होता है? जब आदमी इंस्पायर हो जाता है, जब मोटिवेट हो जाता है कि मुझे बनना ही है। ये मोटिवेट आदमी कम होता है। एक तो पॉजिटिव तरीके से मोटिवेट होता है, जैसे मैं अभी कोशिश कर रहा हूं आप, आपको क्यों बनना चाहिए, इससे बढ़िया नौकरी कोई है ही नहीं। एक इसका उल्टा भी है जो मेरे साथ हुआ। मैं वैसे यूनिवर्सिटी में टॉपर था, एमएससी बॉटनी की थी, हाईएस्ट नंबर थे मेरे सारे सब्जेक्ट्स के। थियरी में थे, प्रैक्टिकल में नहीं थे, प्रैक्टिकल में थोड़े कम थे, पर फिर भी राजस्थान में नंबर 2 था। पर थियरी में सारे पेपर्स में हाईएस्ट मार्क्स थे। परंतु चर्चा हो रही थी, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर में पढ़ता, उस समय केवल 2 ही तो यूनिवर्सिटी थी। अभी मालूम है कितनी यूनिवर्सिटी है राजस्थान? करीब 60-70 यूनिवर्सिटी है। उस समय केवल 2 थी, राजस्थान और उदयपुर। समझा? तो कुछ बच्चे बात कर रहे थे, बच्चे क्या मेरे ही साथी। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, ये तेरे काम की बात नहीं है। मैंने कहा मेरे काम की बात क्यों नहीं है? नहीं, हम आरएएस आईएएस आईपीएस की बात कर रहे हैं। इतना तो मुझे मालूम था। मैंने कहा मेरे क्यों नहीं, तेरे से नहीं होगा। एक ठेस पहुंची। यदि आपको कोई ठेस पहुंचा देता है सचमुच में, अरे तू क्या बनेगा, कई दफे आप सिद्ध करने के लिए मैं बन के बताऊं। तो ऐसे जो ठेस पहुंचाने वाले हैं वो भी आपके बहुत सबसे ज्यादा भला करने वाला व्यक्ति, वो आपकी जिंदगी बदलने वाला व्यक्ति। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ एक दूसरे को ठेस पहुंचाना, हाँ, आप प्रेरित करना, आप इंस्पायर करना, पर कोई ठेस पहुंचा दे तो उसको गलत सिद्ध करके रहना। फिर ऐसा ही हुआ, मेरा सिलेक्शन इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में भी हुआ, इंडियन पुलिस सर्विस में हुआ। उन दिनों में आरएस का एग्जाम होता ही नहीं, 5-5 साल, जो अभी भी लग रहे हैं कई बार 3-4 साल। तो मेरे टाइम में आरएस की वैकेंसी निकली नहीं, इसलिए मैंने आरएस की परीक्षा नहीं दी। और ये मुझे बताते हुए खुशी है कि पिछले 60-70 साल में जो एग्जाम हुए हैं, आई थिंक 2010 वाला सबसे कम पीरियड के अंदर हुआ, और कोई भी कोर्ट भी नहीं गया। तो जो अभी जैसे उसी कारण से सरकार ने मुझे अभी दोबारा एक कमेटी का मेंबर भी बनाया, अभी चेयरमैन भी बनाया, कि इस परीक्षाओं को कैसे सुधार किया जाए, कैसे रिजल्ट समय पे निकला जाए। अभी हमारी कमेटी रिपोर्ट देने वाली है आने वाले 2-3 दिन के अंदर मुख्यमंत्री महोदय की। उसके पहले भी ये था कि ये किस तरह से जल्दी प्रक्रिया पूरी हो, वो था। अभी वाला एग्जामिनेशन का है, तो उससे संबंधित भी एक बात बताना चाहूँ, गलत तरीके से आरएस बनने की कोशिश मत करना। आरएस या कोई भी सर्विस की नौकरी, अब जो कानून बना है शायद आपको मालूम ही होगा, वो इतना है कि जैसे आप स्मगलिंग करते हो अफीम की, उतना ही कड़ा कानून, 10 साल की सजा हो सकती है। आप बनना तो चाहते हो आरएस ऑफिसर, और हो सकता है कि इस तरह का करने वाला व्यक्ति 10 साल जेल में बैठा है। तो इस तरह का कार्य मत कर लेना। और ये बात फैलनी भी चाहिए कि हम राजस्थानी ईमानदारी से सरकारी नौकरी में आना चाहिए। आशा ये आप ध्यान रखोगे, और ईमानदारी से जो चीज मिलती है उसका ज्यादा महत्व है, उससे ज्यादा आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो ये तरीके हैं कि आपको जज्बात को जब कोई ठेस पहुंचाता है तब भी आप प्रेरित होते हो, कोई आपको सचमुच में प्रेरित करता है तब भी आप प्रेरित होते हो। और अब जो नेक्स्ट पॉइंट है कि तैयारी कैसे करें, उसके मैंने 10 बिंदु बनाए। तैयारी कैसे करें, जैसे कि आपको कहीं पर भी हर चीज के लिए तैयारी करनी पड़ती। किसी को अमेरिका जाना है, तो आप ऐसे ही तो रवाना नहीं हो जाते, यहाँ से सम्यक से नीचे निकले और कहीं रवाना भटकने लगते। तो आप क्या करते हैं, या तो जो अमेरिका गया हुआ है उससे पूछते हैं भाई तू कैसे गया, या किताब पढ़ते, या कोई इंस्टीट्यूशन है जिस तरह ये है, कोई वो बताती है आपको कि किस तरह से आपको वहां पहुंचना है। तो सबसे पहले आपको जिस परीक्षा में आप परीक्षा देना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, आरएस बनना चाहते हो, आरएस का सिलेबस देखिए। आप सबसे पहले निकाल के सिलेबस को चिपका लीजिए अपने कमरे के अंदर, जितने पेपर्स हैं उसको रोज देखते रहिए, उसको रोज उससे संबंधित ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करिए।
ये जो नया पैटर्न है वो हमने ही शुरू किया था। उसके पहले सब्जेक्ट्स थे, करीब 70-80 पेपर बनाने पड़ते थे। हालांकि मेरे टाइम में तो उतने ही बना करके भी फिर भी रिजल्ट निकल गया 1 साल के अंदर। और 2 बैचेज पहले के बैठे हुए थे, 2007 का बैच और 2008 का बैच, और 2010 मेरा वाला था। 3 बैच एक साथ ट्रेनिंग करने के लिए OTS में गए थे 2011 के। 10 का रिजल्ट 11 में निकलेगा ना। तो ऐसा भी अभी तक 75 साल में कभी भी नहीं हुआ कि 3 बैचेज एक साथ ट्रेनिंग करने के लिए गए। वो कानूनी जो प्रॉब्लम थी उसके कारण से अटके हुए पड़े थे। मेरे सामने कई जो RS सेलेक्ट हो गए थे, वो लोग आ रहे थे कि साहब हमारा इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, हम जाएंगे या नहीं जाएंगे, बल्कि यहाँ तक कहते थे हमारी शादियां और सगाइयां टूट रही है। बहुत गलत बात है कि सर्विस से जुड़ी हुई है शादी और सगाई। तो वो भी उनको कोर्ट को समझाया गया, कोर्ट मान गया। आई थिंक ईश्वर भी हमारे साथ था कि दोनों बैचेस को भी हमने क्लियर करवाया। वो भी ट्रेनिंग में गए और 2010 वाला बैच भी 11 के अंदर ट्रेनिंग में गया। 3 बैचों ने एक साथ ट्रेनिंग शुरू की थी 2011 के अंदर। तो तैयारी करने के लिए आपको जरूरी है कि सिलेबस आप सबसे पहले देखें, उसको चिपका लें, उसको बार बार देखें कि अभी तक जो आपने पढ़ाई की है वो कितना आप उसमें से जानते हो। सिलेबस सामने होना चाहिए आप। दूसरा है गेन नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। जो आपको टॉपिक्स हैं उसको आप कई तरीके से उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। एक तो सेल्फ स्टडी के द्वारा भी कर सकते हैं। हमारे टाइम में कोई कोचिंग सेंटर नहीं होता था, कोई सुना ही नहीं था कोचिंग सेंटर क्या होता। ट्यूशन जरूर हमारे गुरुजी कुछ लोग करते थे फिजिक्स की या मैथमेटिक्स की, पर कोचिंग सेंटर उस समय तक हिंदुस्तान में या राजस्थान में बिल्कुल नाम भी नहीं था, ना आए भी थे। एक राव नाम का कोचिंग इंस्टीट्यूशन दिल्ली में था, वो केवल इंटरव्यू के लिए तैयारी करा था। उसमें भी मैं गया, केवल 2 मिनट बात किया और मुझे लगा कि जो करना तो है मुझे ही तैयारी करनी है, जो है उसी आधार के ऊपर गए। तो आपको या तो कॉलेज में आपने पढ़ाई ढंग से की है, स्कूल में पढ़ाई यदि आपने ढंग से की है और सिलेबस शुरू से आपके सामने रहा है, तो उसी सिलेबस के आधार के ऊपर आप एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं अभी भी। परंतु मुझे मालूम है, मैं वाइस चांसलर भी रहा हूँ RPSC के चेयरमैन बनने के बाद में 3 साल। मुझे मालूम है कि दुर्भाग्यवश राजस्थान के अंदर कॉलेजेस और स्कूल्स के अंदर पढ़ाई नहीं होती। एम आई राइट और रॉन्ग? स्कूल के अंदर क्लास में आप भी बच्चे नहीं बैठते, टीचर्स भी पढ़ाने नहीं जाते, हालांकि उनको तनख्वाहें बहुत मिलती। मैं जब टीचर बना था, लेक्चरर बना था गवर्नमेंट कॉलेज में, उस समय मेरी तनख्वाह 525 रुपये थी। आजकल आई थिंक लेक्चर की तनख्वाह 60-60 हज़ार रुपये और प्रोफेसरों की तनख्वाह 2-2 लाख रुपए। परंतु फिर भी जो सुनने में आता है कि ना वो पढ़ाने जा रहे हैं ना स्टूडेंट्स उनकी क्लास में पढ़ते हैं, तो ये सिचुएशन है। इसके कारण से आप जो नॉलेज प्राप्त होनी चाहिए इन परीक्षाओं में बैठने के लिए, वो आपको प्राप्त नहीं हो पाती, इसलिए आपको ऐसी जगह आना पड़ रहा है। मैं सच बताता हूँ आपको, हमारे टाइम में हमने कभी भी एक क्लास मिस नहीं की, कभी भी जिंदगी के। कोई बीमार पड़ गए होंगे तो वो अलग बात है, और हमारे गुरुदेव भी सब ऐसे थे, किसी ने भी एक क्लास मिस नहीं, ना उन्होंने क्लास कोई मिस की हमारी या नहीं ली, वो आए नहीं हो, झूठ बोला, ना हम लोगों ने की। तो शायद जमाना ही वो कोई अलग जमाना था। पर आजकल सब उल्टा हो गया। आपको मैं बच्चों से पूछता भी रहता हूँ, आपने BA की परीक्षा के लिए कितनी दिन क्लासेस अटेंड की या MA के लिए कितनी अटेंड की? आपको सबको मालूम है, मैं इसके ऊपर चर्चा नहीं करूँ। तो आप स्कूल और कॉलेज में जो नहीं पढ़ पाए हैं, इसलिए आपको जरूरी है कि कुछ संस्थाओं के द्वारा जो स्ट्रक्चर्ड मैनर के अंदर जो पढ़ाई होती है वहाँ जाना जरूरी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप आइए, आप घर पे बैठ करके भी पढ़ाई कर सकते हो, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको कि सिलेबस सामने रखें, टॉपिक सामने रखें और आप उसको नॉलेज प्राप्त करें। तो पहला सिलेबस, दूसरा नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक्स, रिमेन फोकस्ड। आजकल देयर इज प्रोलिफरेशन ऑफ नॉलेज, इतनी किताबें हैं, इतना नॉलेज है कि उसको क्या पढ़ें वो बड़ी समस्या है। हमारे टाइम में उल्टा था, किताबें थी नहीं। आजकल किताबें ज़्यादा है, नॉलेज ज़्यादा है, क्या पढ़ें और कितना पढ़ें वो एक्चुअली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। तो यहाँ पर भी आपका कोई मेंटर या कोई बताने वाला, गाइड करने वाला जरूरी है कि किस तरह से क्या कैसे पढ़ा जाए। और तीसरा मेरा पॉइंट है कि लर्न कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट आप जानते हैं ना, जो परिभाषा क्या है, जैसे उदाहरण देता हूँ, डेमोक्रेसी क्या है, समाजवाद क्या है, साम्यवाद क्या है,
पूंजीवाद क्या है, इन सब की डेफिनेशन है, इनको अच्छी तरह समझें आप, इनको रटे नहीं, समझें। साम्यवाद क्या है, उदाहरण देखें, फिर आपको यदि उसके ऊपर निबंध भी लिखना, आराम से लिख सकते हैं। आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करिए। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप अपने आप यू विल बिकम लाइक ए मोटर, इंजन बन जाएंगे। नहीं तो आप एक बोगी की तरह आप खींचना पड़ेगा, हर चीज को रटना पड़ेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किसी भी सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने। फिजिक्स है तो किस तरह से वो सॉल्व होती है थ्योरम, और मैथमेटिक्स है तो फॉर्मूला क्या है, आपको सब ये मालूम हो, समझ जाएं, समझें उसको, रटे नहीं। देन यू कैन आई थिंक डू बेटर प्रिपरेशन। फिर आप उदाहरण के रूप में चौथा पॉइंट है कि नोट्स बनाएं, बुलेट पॉइंट्स लिखें आप, और परीक्षा के पहले आप जाने के पहले उन बुलेट पॉइंट्स को पढ़ेंगे, मुख्य मुख्य पॉइंट्स को, तो आप वो वापस तैयारी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आप लिखते नहीं, लंबा चौड़ा लिखेंगे तो समझ में नहीं आया, कुछ बुलेट पॉइंट्स लिखिए। जैसे मैं उदाहरण देता हूं आपको, टेररिज्म है, आतंकवाद है। आतंकवाद है क्या, आपको मालूम होना चाहिए। आतंकवाद की परिभाषा क्या है, आतंकवाद की परिभाषा किस जगह है, कोई बता सकता है? वो मेरा सब्जेक्ट। आतंकवाद की परिभाषा कहां ढूंढे, किताबों में मत ढूंढिए। एक कानून है, यूएपीए का नाम सुना होगा, अनलॉफुल असेंबलीज प्रिवेंशन एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। उसके अंदर सेक्शन में जाइए, पहला सेक्शन उसी के बारे में, सेक्शन 3 पर तो लिखा है कि व्हाट इज टेररिज्म, आतंक क्या। हिंदी में भी है, अंग्रेजी के अंदर, हर कानून हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है। तो एक दफे आपको क्लियर हो जाएगा तो आप आतंकवाद के ऊपर लेख के आप भाषण भी दे सकते। तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने का वो अपने एक बना लें शुरू से। चौथा पॉइंट, ये चौथा मैंने बताया, कॉन्सेप्ट्स हो गया, और नोट्स बनाए, बुलेट पॉइंट्स बनाए, और जो भी आपको बताया जाए सब्जेक्ट वाइज एक फोल्डर्स बनाए। जैसे मैंने ये फोल्डर बना रखा है, इसी तरह से जैसे अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर फोल्डर्स बनाइए। जैसे टेररिज्म का एक फोल्डर हो सकता है, पर्यावरण के ऊपर एक फोल्डर हो सकता है, उसमें जो भी नया पॉइंट आया आप लिखते चले जाइए। यू विल बी बेटर इन्फॉर्म देन टीचर्स आल्सो। समझ आया? तो हर एक चीज का 50 फोल्डर बना लीजिए, 50 या 70 से ज्यादा इश्यूज है ही नहीं। आपने देखा होगा जो लेख ऐसे जो आते हैं ज्यादा यही अर्थव्यवस्था के ऊपर, कृषि के ऊपर, नक्सलवाद के ऊपर, इस तरह के जो है पानी की समस्या के ऊपर, तो इसके ऊपर आर्टिकल्स आते रहते हैं। उनसे आप पॉइंट्स बनाइए और फोल्डर्स बनाइए, अंडरलाइन करिए, आपको तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है, सिस्टमेटिक तरीके से हो सकती है। पांचवा पॉइंट, जो भी आपने पॉइंट्स बना लिए हैं, आप प्लीज डिस्कस विद योर इंटेलिजेंट फ्रेंड्स। एक ग्रुप डिस्कशन करिए आप, 3 या 4 बच्चों का आप एक ग्रुप बना के रखिए, और जहां तक कोशिश हो अपने से ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे के साथ दोस्ती करिए। आप ढूंढोगे आप अपने कौन मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो जो कमजोर है उसको भी साथ रखिए, उसकी भी मदद करिए आप, परंतु अपने से हमेशा थोड़े ज्यादा, क्योंकि वो केवल आपसे सीखेगा, आपको देगा कुछ। तो ट्राई टू हैव ग्रुप डिस्कशन। तो होगा कुछ पॉइंट्स उसको मालूम है, कुछ पॉइंट्स आपको मालूम है। जब ग्रुप डिस्कशन होता है, पहले तो आरएस में ग्रुप डिस्कशन भी होता था, आजकल खत्म हो गया है, परंतु ग्रुप डिस्कशन से जो आप डिस्कशन करेंगे वो चीज आपको हमेशा याद रहेगी। छठा पॉइंट है, सीखने के लिए बेस्ट तरीका क्या है। कल मैं कलकत्ता में था, वहाँ हमारे यूनिवर्सिटी की बोर्ड की मीटिंग थी वहाँ पर, और ये चल रही थी चर्चा की, स्टूडेंट्स जो वो इंजीनियरिंग कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता है, प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा है, तो उनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है, समझा नहीं पा रहे हैं। तो क्या होना चाहिए, यदि कोई चीज़ को आप वास्तव में ही बहुत अच्छा लिखना चाहते हो, एक्सप्लेन करना चाहते हो, तो बेस्ट वे टू लर्न इज टू टीच। सबसे अच्छा तरीका है कि इफ यू आर ए गुड टीचर ऑफ ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो हमने जैसे मैं जिस यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर था, एक स्टूडेंट यहाँ बैठे हुए भी हैं, था उस समय हमने शुरू किया था, स्टूडेंट देमसेल्फ विल टीच। हर स्टूडेंट या एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट 4 या 5 एक सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। जब आप पढ़ाते हो ना, तो आपको बहुत तैयारी करके जाना पड़ता है। अब मैं तैयारी करके आया हूँ, मैं ऐसे भी समय निकाल सकता था, परंतु यदि जब आप पढ़ाने जाते हैं तो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में पढ़ाते हैं। तो ट्राई टू टीच। अब वो आप कहेंगे हम कहाँ पढ़ाने जाएं, तो आप अपने घर में भी यदि
3-4 मेंबर्स हैं तो उनको भी पढ़ाइए, समझाइए। पढ़ाने का मतलब ये नहीं कि क्लास में इस तरह से बच्चे मिल जाएंगे उनको आप पढ़ाएंगे। तो ट्राई टू टीच समवन, वन जो आपसे छोटा भाई है, आपकी छोटी बहन है, आपके पिताजी के साथ भी चर्चा कर सकते हैं कि देखो मैंने पिताजी आज पढ़ा है, यदि वो फ्री बैठे हुए हैं तो उनको बताइए। ट्राई टू टीच। या आपकी मोहल्ले के अंदर कोई ऐसे बच्चे हैं तो उनको बताइए आप कि किस तरह से एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को किस तरह से समझा जाए। जब आप पढ़ाएंगे, और मेरी सफलता का राज ये है कि मैं लेक्चरर था, 2 साल मैंने पढ़ाया। जब मैंने पढ़ाया तो उसके 2 फायदे हुए। एक तो जो कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, इस तरह से बच्चे बैठते, पहले सच मुझे मेरे पैर कांपते थे। आपने तो अच्छी अच्छी कहानियां पढ़ चुके होंगे, अब्राहम लिंकन के पैर कांपते थे। अच्छे अच्छे स्पीकर्स के पैर कांपते हैं जब पहली बार बुलाया। अभी मैं किसी को बुला लूं तो कांपते हुए देख सकते हो आप। तो जब आप तो भाषण कैसे दिया जाए वो अलग कला, एक अलग लेक्चर हो सकता है, 1 घंटे का, आधा घंटे का। पर मैं कहता हूँ पढ़ाने का आप प्रयत्न करिए पहले से अपने से छोटे वालों को। आपको मालूम है वो आपसे क्या, भैया उस समय पैर भी नहीं कांपेंगे, 4 बच्चों के साथ बता रहे हो, अपने छोटे भाई को बता रहे हो, या कुछ इस तरह से करिए। तो टीच टू लर्न, उससे कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, उससे आपका कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज डेवलप होगी। और इंटरव्यू में यही चीजें देखी जा रही है कि आप में कॉन्फिडेंस है या नहीं। वहां घबराया हुआ है, घबरा के आंसर दे रहे हैं तो उसके कम नंबर मिलते। और मैं अभी आपको थोड़ी देर में ये भी बताऊंगा, कई लोग कहते हैं साहब हमारे थियरी में तो बहुत नंबर आए, इंटरव्यू में कम आए। ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग है। एक बहुत अच्छा लेखक हो सकता है, एक बहुत अच्छा वक्ता हो सकता है, एक व्यक्ति दोनों हो सकता है। पर जरूरी नहीं है कि जो अच्छा वक्ता हो वो बहुत अच्छा लेखक भी होगा। ये बात मानते हैं नहीं मानते? एक हायर लेवल का उदाहरण देता हूं, मनमोहन सिंह जी का नाम सुना है आप? ए ग्रेट स्कॉलर, पर उनके भाषण में तो शायद नींद आ जाती होगी लोगों, नहीं? अब इसका उल्टा उदाहरण नहीं दूंगा कि बहुत अच्छा बोलते हैं पर लिख नहीं पाएंगे। पता नहीं क्यों हंस रहे हो, मुझे नहीं मालूम, परंतु बट आई नो द रीजन। तो ये अलग अलग कलाएं हैं। बोलने की कला इतनी जबरदस्त कला है मेरे हिसाब से, जो यदि आपको लीडर बनना है तो एक्चुअली बोलने की कला ही आनी चाहिए। ये जितने बड़े वर्ल्ड क्लास टॉप जनरल्स जो हुए हैं, जिन्होंने साम्राज्य बनाए हैं, वो एक्चुअली दे वर द बेस्ट स्पीकर्स। सबसे पहली कला, उनमें भी 10 गुण होने चाहिए, उससे पहला नंबर लिखा हुआ है, यू शुड बी द बेस्ट ऑरेटर। बाबर के बारे में भी सुना होगा, बाबर यहां से हार रहा था परंतु उसने ऐसा भाषण दिया कि मुगल साम्राज्य रहा है। ये कई हाल अलेक्जेंडर का था। अलेक्जेंडर की सेना वापस एथेंस जाने के लिए तैयार हो गई थी, उसने ऐसा भाषण दिया कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, अभी भी उसने 22 जगह अलेक्जेंड्रिया नाम के शहर बस गए उसके। तो भाषण का अलग ही महत्व है। ये दोनों चीजें अलग है। तो ये कहना कि मैं अच्छा लिख के आया हूं और मुझे नंबर वहां भी ज्यादा मिलना चाहिए, बिल्कुल सही नहीं। आई होप यू विल एग्री विद, है ना? चौथा, 8वां पॉइंट्स, आप न्यूज़पेपर अवश्य पढ़ें। न्यूज़पेपर में क्या पढ़ें? ज्यादा समय जो फालतू की खबरें, मैं न्यूज़पेपर बहुत पढ़ता हूं, मैं अभी भी पढ़ता हूं, और 7 से 8 या 10 न्यूज़पेपर पढ़ता हूं रोज, कभी तो 12-13 भी हो जाते। आप, ये तो बीमारी लगी हुई है मुझे पढ़ने की, ठीक है? पर वो भी बताऊंगा क्यों लगी हुई है। और पहले यहाँ तो जो पढ़ें आप, अच्छे एडिटोरियल्स पढ़ें। मैं 2-3 न्यूज़पेपर के नाम भी बताऊंगा। अच्छे एडिटोरियल्स पढ़ें, अच्छे लेख पढ़ें, जो लेख अच्छे आते हैं। हिंदू पेपर जो आपको सबको मालूम है, द हिंदू इज द बेस्ट पेपर, फॉर एंड अगेंस्ट दोनों लिखता है। जैसे अग्निपथ है, दोनों तरह के आपको मिलेंगे, जिसमें जो पक्ष में भी बोला जा रहा है और उसके दूसरे, जो हर एक 2 पक्ष होते हैं लाइफ में हर चीज के। अपन सोचते हैं एक पक्ष होता है, दोनों पक्ष पढ़ करके यूज योर ओन ब्रेन आल्सो। समझ में आया ना? तो ये प्लीज रीड न्यूज़पेपर्स फॉर एडिटोरियल्स एंड गुड आर्टिकल्स। उन अच्छे आर्टिकल्स को तो काट करके आप फोल्डर में डालिए। जैसे अग्निपथ के 5 आर्टिकल मैंने काट करके रख रखे। नाउ आई कैन गिव वेरी कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर ऑन दैट। दोनों तरह के रखें, इधर के भी रखें कि ये भी विचार हैं, ये भी विचार हैं, और मेरा विचार क्या है। कई चीजों में आप फंस सकते हैं जब इंटरव्यू देने जाते हैं यहाँ पर या यूपीएससी के अंदर। आप ये पक्ष लें या वो पक्ष लें, तो कह सकते हैं सर ये भी पॉइंट, ये भी इसके फॉर्म में ये है, इसके अगेंस्ट में ये है, और परंतु ये हो सकता है। तो उनको मालूम है कि एक पक्ष, ये नॉट ए बायस्ड पर्सन,
तो आप इस तरह से फोल्डर्स बनाएं, पढ़े जरूर, और इंटरव्यू के दिन तो अवश्य पढ़ करके जाएं। हमने इंटरव्यू के दिन देखा कि इंटरव्यू में लोग पढ़ के ही नहीं आते न्यूज़पेपर, जिसका सुबह न्यूज़ इंटरव्यू होता है तो साहब रोज पढ़ता हूं पर आज पढ़ के नहीं आया। हमारे हर जो मेंबर्स होते हैं वो न्यूज़पेपर पढ़ के जाते हैं, उनमें सवाल लिख के जाते हैं, तो आप उनको बड़ी परेशानी में डाल देते हैं जब पढ़ करके नहीं जाते। तो न्यूज़पेपर पढ़ के जाना चाहिए मेन। और पढ़ना क्या चाहिए, एडिटोरियल्स और मुख्य बातें। और ये मत पढ़ो वहां एक्सीडेंट में 10 मर गए, 2 मर गए, ये कोई नहीं पूछता कहाँ मर गए या नहीं। एक्सीडेंट होते क्यों है उसके बारे में आपको मालूम है, एक्सीडेंट क्यों नहीं हो, कैसे बचा जाए, उसके बारे में सवाल हो सकते हैं। पर ये नहीं पूछेंगे चोमू में वो एक्सीडेंट हुआ उसमें कितने मरे, कोई भी ऐसा सवाल कभी नहीं पूछेगा। तो इश्यूज के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। फिर 9th पॉइंट है डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग होना बहुत जरूरी है कि किस तरह से एक चीज दूसरी चीज को अफेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, किस तरह से ज्योग्राफी हिस्ट्री को अफेक्ट करती है, किस तरह से हिस्ट्री आज के डिप्लोमेसी को अफेक्ट करती है। आप एक चीज को दूसरी जगह से बोलते हैं ना, इंटरडिसिप्लिनरी थिंकिंग आना जरूरी है। आजकल जो क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं वो क्रिटिकल थिंकिंग वाले होते हैं, जो आपको अभी बताएंगे जो सफल RAS और IPS आपसे यहाँ पे बैठे हुए हैं। सीधा साधा जवाब, ऐसा सवाल नहीं होगा कि महाराणा प्रताप और उसके बीच में कब युद्ध हुआ, जो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन खत्म हो गया। इस तरह का युद्ध और कहाँ हो रहा है दुनिया के अंदर, जैसे अभी यूक्रेन और उसका हो रहा है, तो उसको कह सकते हैं कि आज का महाराणा प्रताप जेलेंस्की है या जो भी है, वो उसके सामने हार मानने से मना कर रहा है, हालांकि उसको। तो क्रिटिकल थिंकिंग किस तरह से हिस्ट्री प्रेजेंट को अफेक्ट करती है, या प्रेजेंट फ्यूचर को किस तरह से अफेक्ट करेगा, और किस तरह से चीजें जुड़ी हुई है। आपका जो ये इकोलॉजी है, ये आपकी इकोनॉमी को कैसे अफेक्ट करेगा। आप इकोलॉजी को या एनवायरनमेंट को अलग से मत पढ़िए, उसके साथ पढ़िए कि यदि बारिश नहीं होगी तो आप कृषि कैसे इफेक्ट होगी, इकोनॉमी कैसे इफेक्ट होगी, उससे लॉ एंड ऑर्डर कैसे इफेक्ट होगा। तो एक चीज को दूसरी चीज से जोड़ करके पढ़ने का, समझने का आपको वो तरीका मालूम होना चाहिए। देन लास्ट 10वां पॉइंट, मैंने 9 पॉइंट बता दिए हैं। 10वां पॉइंट ये है कि एक सबसे अच्छा मित्र बनाइए जिंदगी का, जो आपको जिंदगी भर आपका साथी बना रहे, जिंदगी भर, आखिरी दिन के आखिरी क्षण तक। मैंने तो बना लिया है उसको। वो कौन हो सकता है, कोई बताएंगे? आपका नाम क्या है जी? मुकेश कुमारी। इनके लिए ताली बजाइए। द बेस्ट बुक इन लाइफ इज ए बुक। उसको अपना दोस्त बनाइए कि बुक्स ऐसी चीज है। इसके कारण दूंगा कि बुक्स बनाने के फायदे क्या है। बुक्स, अभी जो अभिभावक भी बैठे हैं, पेरेंट्स बैठे हुए हैं, अपने घर में एक लाइब्रेरी बनाइए। जिस घर में लाइब्रेरी नहीं है उसमें आत्मा नहीं है। 10-20 किताबें हर घर में होनी चाहिए। हम फालतू के खर्चे करते हैं, शादियों के अंदर अथाह पैसा खर्च करते हैं, खास करके लड़कियों की शादी में। घर वाले कहते हैं हम बचा के रखते हैं 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, उसमें से 2 लाख रुपए या 1 लाख रुपए किताबों के लिए निकालिए ना। उसमें 20,000 रुपए तो निकालिए। 20,000 रुपए में 30-40 किताबें आ जाएगी। कभी कभी हाथ लगा के पढ़ेंगे, उसका आपको जबरदस्त आपके वो दोस्त होंगे, और ये आपको फायदा इसलिए पहुंचाएगी। एग्जामिनेशन में, इंटरव्यू में ये भी पूछा जाता है कि आपकी हॉबी क्या है। ज्यादातर लोग झूठी हॉबी लिखते हैं। आप कह सकते हैं मैं किताबें पढ़ता हूँ, आई रीड बुक्स। इफ बुक्स आर योर फ्रेंड्स, उससे 2 फायदा, एक तो तैयारी भी हो रही है आपकी, आप कभी भी अकेले नहीं रहे। आई हैव दिस आईपैड, जो मेरी कहाँ गई है, ये मेरी है ना, इसमें सैकड़ों किताबें। मैं वेयर एवर आई ट्रेवल उसमें पढ़ता हूँ। फिजिकल बुक्स पहले लेके चलता था, आजकल इसमें बुक्स हैं। तो किताबें साथ रखिए, और अपने माता पिता से रिक्वेस्ट करिए मेरी शादी में खर्चा कम कर देना, पर मुझे किताबों के लिए और पढ़ने के लिए पैसा दीजिए। पता नहीं ये मेरी बात पहुंच रही है सर, ये नहीं पहुंच रही है आपके पास? बल्कि शादी का खर्चा पढ़ाई पे और पढ़ाई का खर्चा शादी पे करने का एक समाज को सोचना चाहिए। अभी क्या होता है कि यदि 10 लाख रुपया खर्च करते हैं शादी में, तो पढ़ाई में 2 लाख की करने में भी जी ऊपर नीचे करते हैं घर वाले। इसको उल्टा करिए, 2 लाख में शादी करिए और 8 लाख पढ़ाई पे खर्च, आपकी जिंदगी बदल जाएगी।
परंतु मुझे मालूम है जो यहाँ बच्चे आप लोग बैठे हुए आपके हाथ में नहीं है, ये माँ बाप मानेंगे ही नहीं, वहां बदनाम हो जाएंगे, हम इतने के खा के आए हैं, 10 मिठाई बनाएंगे, डीजे लेके आएंगे, वो ये करेंगे, घोड़ी पे बैठाएंगे, उसको घुमाएंगे वहां पर। अंग्रेज लोग बाहर से आते हैं, विदेशी बाहर आते हैं, आश्चर्य करते हैं कि कौन कहता है देश गरीब है। मेरे को कई लोग कहते हैं कि भारत गरीब तो नहीं है। मैंने कहा क्यों, हम हैं, हमारे बहुत गरीबी है। ऐसी तो शादी करते हो, वहां शादी होती है 50,000 रुपए में, और यहाँ 50,000 में शादी का सगाई भी नहीं हो सकती। तो आपने पेरेंट्स को जाके कन्विंस करने की कोशिश करना, यदि नहीं हो तो मेरे से बात करवा देना, मेरे नंबर ले लेना आप भारद्वाज साहब से, ठीक है। और यदि पेरेंट्स नहीं माने तो आने वाले 10-15 साल में आप पेरेंट्स होंगे, आप ये कर डालना कि आप 80-20 करेंगे, मैंने पढ़ाई में 80% खर्चा और शादी में 20%, ये करेंगे ना आप लोग, देश का भविष्य बदल जाएगा, आपके परिवार का भविष्य बदल जाएगा। तो ये मैंने 10 पॉइंट्स बताए आपको, सिलेबस, नॉलेज, कॉन्सेप्ट्स, नोट्स, इंटेलिजेंट फ्रेंड्स, ग्रुप डिस्कशन, टीच टू लर्न, राइट आंसर्स विद ऐसे टेस्ट सीरीज को आप जितने एग्जाम दे सकते हो वो करिए। ये पॉइंट शायद निकल गया था, टेस्ट सीरीज करते रहिए, एग्जामिनेशन के आंसर्स लिखते रहिए, लिख लिख करके प्रैक्टिस करिए आप। दिस वाज पॉइंट नंबर 7। देन एडिटोरियल्स और न्यूज़पेपर्स और फॉर एंड अगेंस्ट दोनों पढ़िए, फोल्डर्स बनाइए, क्रिटिकल थिंकिंग रखिए, एंड मेक बुक्स एज योर बेस्ट फ्रेंड्स। ये मुझे लगता है यदि आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको आई कैन एंड आई विल, जो बताया ना, मैं बन सकता हूं और मैं बन के बताऊंगा, उसके लिए मेहनत की जरूरत है, सिस्टेमेटिक तरीके से मेहनत करने की जरूरत है। मेहनत तो मजदूर करता है, पर जो सिस्टेमेटिक तरीके से करता है वो आगे बढ़ता है। I hope you will prepare systematically and God will be with you. And मेरी blessings आपके साथ रहे। I wish you very best in your RAS or IAS examination and in life also. Thank you very much. जय हिंद, जय भारत। कुछ सवाल हो तो आप, अब सवाल आप एक एक करके पूछ सकते हैं। ये आप, मैं इसका सवाल जवाब तो दे सकता हूं कि क्या होता है, पर अभी आप मार्क्स के ऊपर क्यों जा रहे हैं, कॉपी कैसे चेक होती है, आप आंसर्स कैसे लिखें उसकी तैयारी करनी चाहिए। वो कैसे होता है, आजकल तो आप ऑन स्क्रीन चेकिंग होने लग गई है। अभी हम जो हमारी कमेटी कई दूसरे पब्लिक सर्विस कमीशन में गई है, मैं अभी इस समय नहीं बता सकता कि, क्योंकि रिकमेंडेशन पहले सरकार को जाएगी किस तरह से कॉपी चेक करनी चाहिए, और कर रहे हैं। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन सबसे अग्रणी है, नंबर 1, जिसको कि दूसरे टॉप पब्लिक सर्विस कमीशन फॉलो कर रहे हैं। और उसको भी आगे एक पब्लिक सर्विस कमीशन है भारत में, वो उससे भी आगे है, क्योंकि जनरली पहले स्केलिंग होता था, आपने स्केलिंग का नाम सुना होगा। स्केलिंग को खत्म करने के लिए हमने उस समय ये 4 पेपर्स जो कॉमन पेपर्स है, पहले पेपर्स अलग अलग होते थे, आपका हिस्ट्री का, आपके ज्योग्राफी का, आपका मैथमेटिक्स का, तो सब में समानता कैसे लाएं, तो उसको बोलते हैं स्केलिंग करना पड़ता है। आपके 200 में से 180 नंबर को इनके 160 के बराबर लाना पड़ता था, आपके 100 नंबर को 160 के बराबर लाना, क्योंकि हर सब्जेक्ट में बराबर नंबर नहीं आते, परंतु यू आर बेस्ट इन मैथमेटिक्स, यू आर बेस्ट इन फिजिक्स, यू आर बेस्ट इन हिस्ट्री, उनको सबको बराबर लाया जाता, वो किया जाता था। अब क्या किया जा रहा है कि एक प्रश्न को एक ही आदमी देखेगा सारी कॉपियों, तो ऐसा होता था कि पहले इन्होंने ये कम नंबर देने वाले किस बड़े होते हैं ना, बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, कोई लिबरल होते हैं, कोई तो अलग अलग होते हैं। तो अब बेस्ट तरीका जो निकल के आया कि इसमें भी हमने उनको बोल रहे हैं कि रिसर्च करिए आप कि बेस्ट प्रैक्टिसेस कहाँ हो रही है हिंदुस्तान के अंदर और बाहर के अंदर। तो इसमें आप चिंता मत करिए, जो बेस्ट सिस्टम है वही होगा। परीक्षा के अंदर, मार्क्स के अंदर, वो भी खुद चिंतित रहते हैं कि सही तरीके से दिए जाए। आजकल टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, सबके सामने देखा जा रहा है, वो जमाना चला गया। मेरे टाइम के अंदर जब मैंने ज्वाइन किया था तो कॉपियां टीचर्स के पास में जाती थी। मेरे को एक टीचर ने फोन किया कि साहब मेरे पास कॉपियां आ गई, और कॉपियों के साथ साथ फोन भी आने लग गए। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि ये क्यों आ रहे हैं। तो पता लगा कि हमारे ही लोग किसी को बता देते थे कॉपियां उनके पास में, भटनागर साहब के पास में गई है या शर्मा साहब के पास में गई है। तो हमने उसका समाधान निकाला
पहले रोल नंबर होते थे, आप लोगों को मालूम होगा, रोल नंबर की हमने बार कोड शुरू की। बार कोड से नहीं पता लगता कि किसकी कॉपी, रोल नंबर छुपे रहते। अभी भी किसी टीचर को नहीं मालूम होता कि कॉपी किसकी है, तो बार कोड का सिस्टम शुरू किया। फिर हमने मुख्यमंत्री जी को कहा कि यही मुख्यमंत्री थे, उन्होंने काफी मदद की। हमने कहा कॉपियां केवल पब्लिक सर्विस कमीशन में ही जचनी चाहिए, कि जब बाहर चली गई तो पता नहीं कौन किसको अप्रोच कर रहा है। और सबको मालूम है कि भाई यहाँ पर अजमेर के अंदर या जयपुर के अंदर हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्रोफेसर कौन है, तो सब ज्यादा गुरुजी आपके पास तो आई होगी, तो उनको नहीं मालूम, पता लगा लेते हैं किसके पास गई। अब गुरुजी को खुद को वहां जाना पड़ता है, गुरुजी के पूरी कैमरा देखा जाता है कि भाई देखते हुए कि ना फोन होता है नहीं होता, तो कॉपियां बिल्कुल सही तरीके से ही जचती है। आप उसमें शक और संदेह मत करिए, आप तैयारी अच्छी करिए। और उसको मॉडरेटर भी होते हैं, जहां पर अभी एक ही व्यक्ति नहीं देख रहा है तो उसमें किसी को बहुत ज्यादा नंबर आ गए तो उसको देखा जाता है। एक जैसे 100 में से 70 मैक्सिमम दे रहे हैं, एक पर्टिकुलर या 80 दे रहे हैं, किसी को 90 आ गए तो 2 व्यक्ति और देखते हैं कि इसने ऐसा क्या लिखा जिसके कारण से 90। तो अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए, इंटीग्रिटी बनाए रखने के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन भी इस पे चिंता करती है, कार्रवाई करती है और नए नए तरीके निकाल के लाती है। तो थैंक यू वेरी मच। अब आप जो सफल हुए हैं उनको सुनिए और विश यू वेरी बेस्ट।